हेलो गाइज, वेलकम टू अजीज स्टडी आईक्यू एंड जय हिंद। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप में फिजिक्स वाले पार्ट के लिए रामबाण साबित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप में फिजिक्स वाले पार्ट के लिए रामबाण साबित होगा। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किए मैंने, लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो सकते हैं उनको मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। सो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो मैं स्टार्ट करता हूं। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। सो वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट नाउ। आइए अपन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो दोस्तों पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो स्टार्ट करता हूं मैं प्रथम क्वेश्चन से। सो गाइज अपना प्रथम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ ध्वनि तरंगों का संबंध नहीं है। दोस्तों किन के साथ, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों हर्ट्ज होता है, इसको दोस्तों HZ से लिखते हैं। ये दोस्तों आवर्ती का मात्रक होता है, चाहे वो प्रकाश की आवृत्ति हो चाहे ध्वनि की आवृत्ति हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ध्वनि से संबंधित है। दूसरा है डेसिबल। दोस्तों डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल से मापा जाता है। और दोस्तों मेक संख्या होती है, मेक संख्या है दोस्तों ये वायुयान की गति मापने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों गति मापने के लिए ध्वनि से तुलना करके, यानी कि किसी वायुयान की गति है ध्वनि के वेग से कितना गुना है, इसको दिखाने के लिए मेक संख्या का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों डी ऑप्शन भी कहीं ना कहीं ध्वनि से संबंधित है। लेकिन दोस्तों सी ऑप्शन होता है, सी ऑप्शन कैंडेला, ये दीप्त तीव्रता का मानक इकाई होता है। दीप्त तीव्रता का मानक इकाई क्या होता है? तो कैंडेला। सो दोस्तों सी ऑप्शन ये कहीं ना कहीं ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों इसके व्याख्या है वो एक बार देख लेते हैं। कैंडेला प्रकाश की दीप्त तीव्रता का मानक इकाई होता है, अतः इसे ध्वनि से संबंधित नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों हर्ट्ज है ये किसी भी तरंग की आवृत्ति की इकाई है। हर्ट्ज होती है यानी HZ होता है, ये तरंगों की आवृत्ति की इकाई होता है, चाहे वो प्रकाश की हो या फिर ध्वनि की हो। सो दोस्तों ये ध्वनि से संबंधित हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों डेसिबल होता है, ये सापेक्ष तीव्रता का माप है। यानी कि दोस्तों ऐसे समझो कि ये ध्वनि की प्रबलता, कि ध्वनि कितनी मोटी है कितनी तीखी है, इसके बारे में जानकारी देता है डेसिबल से, यानी डेसिबल में इसको मापा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों मेक संख्या है, मेक संख्या द्वारा वस्तु की चाल की यानी कि किसी वस्तु की चाल, यानी स्पेशली वायुयान की गति मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की तुलना में कितना गुना है, यानी कि ध्वनि से तुलना करके चाल निकल जाती है, वो मेक संख्या होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बहुत कम समय के अंतराल को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों बहुत सूक्ष्म समय को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पल्सर, क्वार्ट्ज घड़ियां, परमाणु घड़ियां और सफेद बोना। यानी दोस्तों यहाँ पर किसका प्रयोग है? ये जो सूक्ष्म समय यानी छोटे से समय को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे पल्सर क्या होता है, क्वार्ट्ज घड़ियां क्या होता है, परमाणु घड़ियां क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे जो सटीक और सूक्ष्म समय देता है वो देता है अपन को परमाणु घड़ियां। दोस्तों परमाणु घड़ियां में सीजियम 133 समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? CS-133, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब दोस्तों इसको विस्फोटित किया जाता है तो ये 1 सेकंड के अंदर 91 631 770 बार कंपन करता है। कितना? 91 631 770। दोस्तों सीजियम 133 से ही 1 सेकंड की जो मानक परिभाषा है वो दी जाती है कि जब सीजियम को प्रज्वलित किया जाता है तो वो 91 631 770 कंपन करने में जितना समय लेता है वो 1 सेकंड होता है। यानी कि सीजियम है ये इतना बड़ा कंपन है वो 1 सेकंड के अंदर कर लेता है। सो दोस्तों ये है सीजियम, ये बहुत ही सूक्ष्म समय, बहुत कम समय अंतराल को मापने के लिए काम में लिया जाता है। यहां पर बात कर लेते दोस्तों व्याख्या की। तो व्याख्या में देखते हैं 1 सेकंड की परिभाषा सीजियम तत्व के CS-133 आइसोटोप यानी समस्थानिक का उल्लेख है। इससे हमें सही उत्तर का अंदाजा लगता है। इससे दोस्तों जो परमाणु घड़ियां हैं ये इसमें यूज होता है। परमाणु घड़ियों से एक सूक्ष्म समय को भी माप सकते हैं।
दोस्तों क्वार्ट्ज घड़ियां क्या होती है? क्वार्ट्ज घड़ियां दोस्तों सामान्य जो घड़ियां आती है जो अपन हाथ में पहनते हैं सामान्य घड़ियां, और दोस्तों जो घड़ियां आती है वो क्वार्ट्ज घड़ियां कहलाती हैं। जो सामान्य घड़ियां हैं वो क्वार्ट्ज घड़ियां होती हैं। पल्सर बहुत तेज गति से घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। तो पल्सर होते हैं ये बहुत तेज गति से घूर्णन करने वाले यानी कि चक्रण करने वाले तारे होते हैं, न्यूट्रॉन तारे होते हैं। इनका घूर्णन काल सटीक होता है। वे आधुनिक घड़ियों को भी टक्कर देते हैं, परंतु इसे समय मापने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों आपने अपने दादा या पूर्वजों के बारे में से सुना होगा कि वो समय का पता करने के लिए स्टार यानी तारे होते हैं इनका प्रयोग करते थे, यानी कि कौन सा तारा किस समय कहां पर आता है उससे वो समय का पता लगा लेते थे। तो दोस्तों इस जो पल्सर होते हैं वो तेज घूर्णन गति करने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं, और दोस्तों ये प्राचीन काल में इनका इस्तेमाल समय का पता लगाने के लिए किया जाता था। सो दोस्तों अपना यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु घड़ियां। परमाणु घड़ियां यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। परमाणु घड़ियों का उपयोग है ये कम समय अंतराल को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? दोस्तों प्रकृति में सबसे मजबूत बल है। सो दोस्तों प्रकृति के अंदर इस नेचर के अंदर सबसे मजबूत बल है वो होता है नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल ये सबसे प्रबलतम बल होता है। और दोस्तों सबसे दुर्बलतम बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सबसे दुर्बल होता है। दोस्तों इसका क्रम दे रखा है, सबसे प्रबल होता है नाभिकीय बल और सबसे दुर्बल होता है गुरुत्वीय बल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी मूलभूत बलों में सबसे कमजोर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जस्ट अपोजिट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी जो बता दी थी कि सबसे प्रबलतम होता है नाभिकीय बल, तो सबसे दुर्बलतम कौन सा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे दुर्बलतम माना जाता है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि सबसे दुर्बलतम तो गुरुत्वीय बल होता है और सबसे प्रबलतम नाभिकीय यानी न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? दोस्तों कौन सी है जो मूल राशि है? दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7 मूल राशियां होती हैं, यानी कि दोस्तों जो मूल राशियां उनकी संख्या कितनी? तो 7 है मूल राशियां होती है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, दीप्त तीव्रता, ये 7 मूल राशियां होती हैं। और दोस्तों इन 7 मूल राशियों के 7 ही मूल मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई को आप लंबाई को आप सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, है ना, किलोमीटर में भी माप सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल मात्रक है यानी कि मूल राशि लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। इसी प्रकार दोस्तों द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है केजी यानी किलोग्राम। दोस्तों आप द्रव्यमान को ग्राम में भी मापते हैं, लेकिन किलोग्राम इसका मूल मात्रक होता है। इसी प्रकार समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, और दोस्तों विद्युत धारा का क्या होता है? तो एम्पियर होता है। इसी प्रकार दोस्तों पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? तो इसका मोल होता है। क्या होता है? मोल, यानी कि पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। और दीप्त तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, इसको सीडी से लिखते हैं। सो दोस्तों ये क्या है? ये मूल राशियां हैं जिनके मूल मात्रक होते हैं। और दोस्तों जितने बाकी जो मात्रक होते हैं, जैसे दोस्तों आपको क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है? जैसे क्षेत्रफल का आपको मात्रक मान लेते हैं एक स्क्वायर है ना, तो एक स्क्वायर में आपको क्या करना है? क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है। तो दोस्तों इसकी एक तो क्या होगी? एक तो इसकी लंबाई होगी, है ना, एक तो लंबाई होगी यानी लेंथ, एक क्या होगी? इसकी चौड़ाई यानी ब्रॉड। तो दोस्तों इसके अंदर आप अगर इसका क्षेत्रफल का मात्रक निकालोगे तो यानी कि लंबाई इंटू लंबाई होता है, यानी कि भुजा इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। अगर स्क्वायर होता तो भुजा स्क्वायर होता। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होगा वो मीटर स्क्वायर होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों जो मीटर स्क्वायर आया है ये मीटर से ही तो आया है। सो दोस्तों ये कहीं ना कहीं व्युत्पन्न राशि है, दूसरी राशियों से बनाई गई राशि है। सो दोस्तों व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है? जो मूल राशियों को मिलाकर के जो राशि बनती है वो व्युत्पन्न राशि होती है। इसी प्रकार दोस्तों घनत्व होता है, तो घनत्व की दोस्तों क्या राशि होगी? वो कौन सी होगी दोस्तों? ये व्युत्पन्न राशियां हो जाएगी। जितनी भी बाकी राशियां इन 7 राशियों को छोड़ करके इनके मात्रक कहीं ना कहीं मूल राशियों से बनाए जाते हैं। सो ये व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है? जो दूसरी राशियों से बनाई जाती है उनको व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh है ना, 1 kWh
kWh, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। दोस्तों ये ऊर्जा का मात्रक है। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, तो ये यूनिट में आता है, यूनिट में आता है दोस्तों। एक यूनिट को 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है। यहां पर दोस्तों अगर देखते हैं इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 kWh जहां पर भी क्या आता है इसका मतलब है कि 1000, यानी कि अगर मेरे सब्सक्राइबर 1K हो गया तो इसका मतलब क्या है कि मेरे सब्सक्राइबर 1 किलो हो गए, मतलब 1 किलो मतलब 1000 हो गया, है ना। इसी प्रकार दोस्तों इसको अगर आप निकालोगे एक किलोवाट का यानी 1 kWh का, तो के लिए 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई टू यहाँ पर इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से गुणा करूंगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 60 से गुणा करूंगा तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जो आएगी ये वाट सेकंड के अंदर आएगी, किस में आएगी, वाट सेकंड में। और दोस्तों इसी को जूल कहा जाता है, यानी कि अगर आप को कहे कि वोट सेकंड मतलब जूल, यानी कि वोट सेकंड होता है ये जूल को ही बोलते हैं, यानी कि वोट सेकंड है, यानी कि अगर मैं शक्ति को समय से गुणा कर देता हूं तो अपन के पास में ऊर्जा आती है जो जूल मात्रक देती है। सो जूल बोलते हैं, ये वाट सेकंड को ही बोला जाता है। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 36 लाख, कितना आएगा 36 लाख, यानी कि 36 के पीछे 50 आ जाएगा, है ना, यानी कि 36 के पीछे 50 आ जाएगा, मतलब 1000 मल्टीप्लाई टू 60 मल्टीप्लाई टू 60, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0 आपके अंत में लग जाएगा। इस तरह से आप देखोगे तो यह जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि ये भी सही हो सकता है। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा है तो ये भी सही है, और इसी को अपन बोलते हैं 36 लाख, तो 36 लाख भी सही है और ये भी सही है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में 36 लाख। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 36 लाख नहीं दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 3.6 मेगा जूल, 3.1 मेगा जूल। लेकिन दोस्तों मेगा का अर्थ होता है 10 की पावर 6, कितना 10 की पावर 6, यानी कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6। अगर 10 की पावर 6 है यानी 10 की पावर 6 जूल है, इसका मतलब है 1 मेगा जूल। तो दोस्तों इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे मेगा लगा दूंगा, यानी कि 3.6 मेगा जूल या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब दोस्तों आपका जो उत्तर आया वो कितना आया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 आया, और 10 की पावर 6 को आप मेगा बोल सकते हैं, तो 3.6 मेगा जूल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं, ये इसी तरह से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार किसके बराबर होता है। दोस्तों बार होता है ये दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक बार होता है, और दोस्तों पास्कल भी दाब का मात्रक होता है। सो एक बार किसके बराबर होता है, दोस्तों एक बार होता है, एक बार है ये 10 की पावर 5 पास्कल, यानी कि 1 लाख पास्कल। अगर आप कहेंगे 5 0 लगाएंगे तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख पास्कल के या 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। दोस्तों दाब का एक अन्य मात्रक एटीएम भी होता है। क्या, एटीएम। दोस्तों अपना एटमॉस्फेरिक जो बल होता है, सॉरी प्रेशर होता है, इससे लिया गया एटीएम, यानी कि जो एटीएम है ये भी दोस्तों दाब का ही मात्रक होता है। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा समथिंग अगर बोलूं तो एक बार है ये, एक बार एक एटीएम के लगभग बराबर होता है, यानी लगभग एक एटीएम के बराबर होता है, यानी कि एक बार इज इक्वल ऑलमोस्ट 1 एटीएम। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं एटीएम और बार की तुलना में, तो दोस्तों जो एटीएम होता है ये बार की तुलना में थोड़ा बड़ा मात्रक होता है। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो एक एटीएम के अंदर 1.01325 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिरोध की इकाई है। दोस्तों प्रतिरोध होता है, इसकी इकाई क्या होती है, तो दोस्तों ओम के नियम से देखते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I R। तो ओम के नियम से जो प्रतिरोध है इसकी इकाई क्या होती है, R की इकाई। तो R इज इक्वल, यहां से देखेंगे तो I का क्या कर देंगे, वज्र गुणा V अपॉन I। तो दोस्तों इसका तो होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट बटावा यहां पर एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन में ये आ रहा है वोल्ट प्रति एम्पियर। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप व्याख्या देख लीजिएगा, ओम के नियम के अनुसार ही अपन ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अपना क्वेश्चन नंबर 9 है,
विद्युत शक्ति की इकाई हैं। दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, किलोवाट घंटा, एम्पियर। दोस्तों शक्ति का मात्रक आपको पता होगा वाट होता है। दोस्तों वाट है ये किसका मात्रक है? तो ये मात्रक होता है शक्ति का। और दोस्तों वाट सेकंड है ये किसका मात्रक होता है? तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। इसी को अपन जूल भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। पिछले क्वेश्चन में बताया कि वोट सेकंड है वो किसका बराबर होता है? जूल के बराबर, यानी कि KW यानी कि 1 kWh वाले में बताया था, यानी 1 किलोवाट घंटा यानी यूनिट वाले क्वेश्चन में बताया था। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। इसकी व्याख्या में बोल्ट, दोस्तों बोल्ट क्या होता है? बोल्ट कपड़े के थान को मापा जाता है। दोस्तों बोल्ट होता है, इससे क्या करते हैं, जो कपड़े का टुकड़ा होता है इसको मापने के लिए बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें जो एक बोल्ट होता है वो 40 यार्ड लंबा और 60 इंच चौड़े वाला कपड़ा होता है, उसको एक बोल्ट आप बोल सकते हैं। दोस्तों शक्ति की मानक इकाई क्या होती है? तो वाट होती है। वोट जिसको बोलते हैं ये शक्ति की मानक इकाई होती है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की खपत की एक इकाई है, जो कि एक व्यवसायिक यानी कॉमर्शियल इकाई है। आप घरों में जो आपके मीटर के अंदर जो यूनिट आते हैं, जो बिल आता है, वो किसी में आता है? तो किलोवाट घंटा में आता है। सो ये कॉमर्शियल इकाई हो जाएगी। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। दोस्तों एम्पियर है ये जो विद्युत धारा होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। अपना क्वेश्चन नंबर 10 है विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों विद्युत आवेश होता है, इसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों आई जो विद्युत धारा होती है कूलॉम प्रति सेकंड, मतलब आवेशों की प्रवाह की दर को, यानी यहाँ पर आई इज इक्वल हो जाएगा आवेश मतलब कि चार्ज है ना, आवेश बटा यानी कि कूलॉम प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों आवेश की जो इकाई होती है वो कूलॉम होती है। क्या होती है? कूलॉम है, ये आवेश की इकाई होती है। यानी कि दोस्तों आवेश की इकाई पूछे तो कूलॉम होती है। और दोस्तों जो आई होती है क्या? आवेशों की प्रवाह की दर, यानी कि आवेश मतलब Q/T होता है, मतलब आवेशों की प्रवाह की दर। और जो यहाँ पे जो Q होता है ये क्या होता है? किस में लेते हैं? कूलॉम में लिया जाता है, ये सेकंड में लेंगे। तो कूलॉम प्रति सेकंड है, ये किसका मात्रक है? एम्पियर का मात्रक होता है। यहाँ पर कूलॉम किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक। तो दोस्तों अगर विद्युत धारा का मात्रक पूछे तो कूलॉम प्रति सेकंड, जिसको अपन एम्पियर भी बोलते हैं। और दोस्तों कूलॉम किसका मात्रक है? तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या? कूलॉम है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों इसके देख लेते हैं जो व्याख्या। कूलॉम आवेश की मानक इकाई है, ये उतना आवेश है जो 1 एम्पियर धारा के बहने के 1 सेकंड गुजर जाता है। यानी कि कोई किसी तार के अंदर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी एक उसके बिंदु पर 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला जितना चार्ज आएगा, 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज आएगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 1 कूलॉम के। मगर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सूत्र से, यानी कि C बराबर Q/T होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर धारा 1 एम्पियर की है, तो दोस्तों अगर धारा 1 एम्पियर की है और समय का मान 1 सेकंड है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कूलॉम आएगा, यानी कि जो कूलॉम आएगा, आवेश आएगा, ये कितना जाएगा? यहाँ से 1, यानी कि जो Q की वैल्यू है वो 1 कूलॉम आ जाएगी। यानी एक किसी तार के अंदर अगर धारा 1 एम्पियर की बह रही है, तो उसमें अंदर 1 सेकंड के लिए अगर धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसके एक बिंदु से जितने आवेश गुजरेंगे, वो जो आवेश होंगे वो 1 कूलॉम के बराबर होंगे। जिन्होंने आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल का नियम दिया, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रखा है कि 1 सेकंड में जो जितनी धारा गुजरेगी, जितना चार्ज गुजरेगा, वो क्या होगा? 1 आवेश 1 कूलॉम के बराबर होगा। दोस्तों जो कूलॉम का नाम है चार्ल्स कूलॉम के सम्मान में दिया गया, यानी कि जो आवेश का जो मात्रक कूलॉम है, इसका नाम किसने दिया? तो चार्ल्स कूलॉम ने दिया था, जिन्होंने आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल का नियम दिया। यानी दोस्तों प्रत्येक वस्तु है, यानी कि एक प्लस से है और दूसरी माइनस से, तो एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। और दोस्तों अगर एक प्लस या माइनस यानी समान चार्ज की है, तो एक दूसरे को क्या करेगी? ये रिपल्सन करेगी, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। ये नियम भी किसने दिया था? चार्ल्स कूलॉम ने दिया था, जिसको अपन कूलॉम के नियम से पढ़ते हैं फिजिक्स की दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 डेसिबल है। दोस्तों 1 डेसिबल क्या होता है? तो 1 डेसिबल मैंने आपको पहले बताया कि डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल है ये ध्वनि की प्रबलता को मापने की इकाई होती है। सो एक वाद्य यंत्र, तो डेसिबल एक वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि ये तो एक यूनिट है, एक इकाई है, जिससे कि अपन क्या मापते हैं? ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं। शोर की तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य भी नहीं है। एक संगीत का सुर, ये संगीत का सुर भी नहीं है। ये ध्वनि स्तर का एक माप है। क्या करता
करता है ये ध्वनि स्तर को, कि ध्वनि कितनी मोटी है कितनी गाढ़ी है उसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि क्या करता है, ध्वनि स्तर का मापक है, यानी ध्वनि स्तर का एक माप है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डेसिबल एक इकाईहीन लोगरिथमिक अनुपात है जो किसी मानक के सापेक्ष लिया जाता है। इसे कई प्रकार की तीव्रताओं की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, परंतु ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए ये विख्यात है, यानी सबसे ज्यादा फेमस किसमें है, ध्वनि की प्रबलता मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेसिबल शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, वे हैं, यानी कि दोस्तों डेसिबल है ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो आपको ये पता चल गया होगा क्योंकि पीछे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। वायु के साथ में तो नहीं हो सकता, जल के साथ में भी नहीं हो सकता, ध्वनि के साथ में, हाँ ध्वनि के साथ में हो सकता है, क्योंकि ध्वनि की प्रबलता किससे मापते हैं, डेसिबल से मापते हैं, तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। सो ये ध्वनि से संबंधित है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे व्याख्या दे रखी है जो पिछले वाले क्वेश्चन में थी, 11वें क्वेश्चन में वैसे के वैसे दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, डेसिबल वे इकाई है जिसका उपयोग किया जाता है। तो डेसिबल का उपयोग क्या किस में करते हैं, तो डेसिबल का उपयोग प्रकाश की गति में तो नहीं करते हैं, उष्मा की तीव्रता में भी नहीं करते हैं, ध्वनि की तीव्रता में करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड में करते हैं डेसिबल का प्रयोग। यानी कि डेसिबल में ध्वनि कितनी तीखी है, कितनी प्रबल, यानी कि कितनी गाढ़ी, यानी कि कितनी मोटी सुनाई दे रही है, उसका पता लगाने के लिए जो जिस यूनिट में पता लगाते हैं वो डेसिबल होती है। इसको किस में लिखते हैं, डीबी में लिखते हैं ना, डेसिबल को शॉर्ट में डीबी लिखा जाता है। सो ये पिछली वाली व्याख्या है, ये आप और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की गोचर प्रबलता की इकाई है। दोस्तों ध्वनि की गोचर प्रबलता की इकाई मतलब कि महसूस होने वाली ध्वनि, उसको किस में मापते हैं, तो इसको सोन में मापा जाता है। डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं, हर्ट्ज में आवृत्ति को मापते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो सोन है, सोन का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो सोन का प्रयोग ध्वनि की गोचर प्रबलता मतलब कि महसूस होने वाली ध्वनि को मापते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या के अंदर डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं, सोनी महसूस होने वाली ध्वनि या गोचर होने वाली प्रबलता की इकाई होती है। 10 डेसिबल बढ़ने पर ये जो गोचर होने वाली जो प्रबलता है, ये महसूस होने वाली जो प्रबलता है वो 10 गुना हो जाती है ना, सॉरी 10 गुना डेसिबल होने पर ये 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। हर्ट्ज आवर्ती की इकाई है, हर्ट्ज किसकी है, एचजेड, ये आवर्ती की इकाई होती है। फोन प्रबलता की व्यक्तिपरक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अपना 15वां क्वेश्चन है, शोर के मापन की इकाई है। दोस्तों शोर को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल यानी कि डीबी का प्रयोग किया जाता है शोर को मापने के लिए। सो दोस्तों इसकी व्याख्या है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को मापता है। अगर दोस्तों 50 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि हो गई तो वो प्रदूषण कहलाएगी, और जो सामान्य जो ध्वनि होती है वो 45 डेसिबल के आसपास में होती है। अगर आपने आसपास के किसी शोर शराबा वाले इलाके में जाते हैं तो ये 45 डेसिबल अगर आसपास में है तो वहाँ पर शोर प्रदूषण नहीं है, लेकिन अगर 50 डेसिबल से ज़्यादा चली जाती है तो वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण कहा जाता है। यहाँ पर देखते दोस्तों, हर्ट्ज आवृत्ति को मापता है। एम्पलीफायर एक तंतु यंत्र नहीं, सॉरी एम्पलीफायर क्या एक यंत्र है, ना कि एक इकाई। यहाँ पर दोस्तों एम्पलीफायर दे रखा है सी ऑप्शन में, तो एम्पलीफायर क्या होता है दोस्तों, ये धारा की वोल्टता को बढ़ाकर दिखाता है, मतलब वोल्टता तथा धारा की जो एम्पियर है उसको भी बढ़ाकर दिखाता है। इन द सेंस दोस्तों ये मतलब कि विद्युत शक्ति को बढ़ाकर एक्सप्रेस करता है कौन, एम्पलीफायर। सो ये एक यंत्र होता है, ना कि एक इकाई होती है। ध्वनि विज्ञान, दोस्तों ध्वनि विज्ञान है, ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर अपन ध्वनि की स्टडी करते हैं, ना कि ये कोई इकाई है। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपसे इकाई पूछी है, तो यहाँ पर दोस्तों ये तो इकाई है ही नहीं, ये भी इकाई नहीं है, ये इकाई है, ये भी इकाई है। लेकिन यहाँ पर जो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डेसिबल होगा, क्योंकि शोर को मापते हैं वो डेसिबल में मापते हैं। इसकी आवृत्ति से पता नहीं लगा सकते हैं कि कोई जो शोर है या नहीं है, इसके डेसिबल से ध्वनि की जो कितनी मोटी है यानी कितना शोर है इसको पता लगाने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है डायोप्टर किसकी इकाई है। दोस्तों डायोप्टर किसकी इकाई है, तो डायोप्टर है ये किसकी इकाई है, इसको डी से लिख देते हैं। तो डायोप्टर है ये लेंस की क्षमता की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, लेंस की क्षमता की इकाई होती है। दोस्तों लेंस की क्षमता जिसको पी लिखते हैं, पी बराबर होता है 1/f, और यहाँ पर दोस्तों एफ है ये मीटर में लिया जाता है। डायोप्टर को एम इनवर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1/m आएगा तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, एम इनवर्स। सो दोस्तों लेंस की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो डायोप्टर कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। यानी कि उत्तल के लिए तो ये धनात्मक ली जाती है और अवतल के लिए ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डायोप्टर किस लेंस की क्षमता को मापने की इकाई, यहाँ पर ये 1/m यानी एम इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको, या 1/m बोल सकते हैं, भी लिया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि P = 1/f, यहाँ पे f हमेशा मीटर में ली जाएगी। अगर दोस्तों फॉर एग्जांपल किसी लेंस की फोकस दूरी अगर 2 मीटर है, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो P बराबर 1/2, मतलब कि 0.5 डायोप्टर, या इसको आप बोल सकते हैं मीटर इनवर्स, है ना। तो इस तरह से लेंस की क्षमता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तर है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक आयामहीन राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक आयामहीन मतलब विमाहीन राशि है। दोस्तों गैस नियतांक की विमा होती है, यहाँ पर दे रखा है, यानी कि गैस नियतांक की विमा किससे निकालते हैं, तो पीवी बराबर nRT, इससे निकालते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर होता है, R है ये गैस नियतांक होता है जिसकी विमा अपन को ज्ञात करनी होती है, N मोल होता है, V आयतन होता है, P दाब होता है। इससे दोस्तों R की विमा निकालेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर दोस्तों विकृति होती है, विकृति क्या होती है, विकृति होती है विन्यास में परिवर्तन, यानी कि प्रारंभिक लंबाई बट्टा अंतिम लंबाई। यहाँ पर दोस्तों लंबाई यानी मीटर से मीटर कट जाएगा, इस कारण से विकृति की कोई भी विमा नहीं होती। श्यानता गुणांक की भी विमा होती है, प्लांक नियतांक की भी विमा होती है। प्लांक नियतांक होता है दोस्तों एच, अगर आपने दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर पढ़ा है तो ई बराबर होता है एच न्यू, यानी कि एच न्यू होता है यानी पर न्यू आवर्ती, और दोस्तों यहाँ पर ई क्या है, ऊर्जा है। इसे दोस्तों एच की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एच का मात्रक होता है जूल सेकंड। सो दोस्तों एच की यानी प्लांक नियतांक की भी विमा होती है। सो बी यानी कि विकृति की विमा नहीं होती। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इसको एक बार रीड कर लेना, और दोस्तों आप पेन कॉपी साथ में रखिएगा और साथ में आप चाहे तो रफ कॉपी रखिएगा, तो उससे तो आप मेरे साथ साथ में क्वेश्चन को सोल्व भी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है वायु की किसी मात्रा में जलवाष्प की मात्रा को निम्न के रूप में, यानी दोस्तों वायुमंडल के अंदर जो जल की कणें होती है, जलवाष्प होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों आर्द्रता। और दोस्तों अगर एक निश्चित धारण इकाई आयतन के अंदर उपस्थित आर्द्रता को या जलवाष्प को क्या बोलेंगे अपन, इकाई आयतन में, तो उसको परम आर्द्रता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परम आर्द्रता, यानी एक निश्चित एकांक आयतन के अंदर, है ना, एकांक आयतन के अंदर उपस्थित जलवाष्प या आर्द्रता की मात्रा को परम आर्द्रता कहा जाता है। परम आर्द्रता किसी इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प को कहा जाता है। एक होता है दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता होती है जलवाष्प, और दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता होती है संतृप्त वायु की तुलना में। दोस्तों संतृप्त वायु, दोस्तों आपसे अगर मैं पूछूं कि संतृप्त विलयन कौन सा होता है, तो आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। अगर दोस्तों किसी विलयन के अंदर उतना ही विलय है ना, उतना ही विलय घोला गया जितना इसकी क्षमता है, तब वो संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर दोस्तों आपने इसकी क्षमता से ज्यादा घोल दिया तो वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर दोस्तों आपने विलय की मात्रा इसके संतृप्त स्तर से, यानी कि इसकी जो क्षमता है, इसकी जो घुलनशीलता है, उससे अगर आपने कम घोला तो ये विलयन कैसा कहलाएगा, ये असंतृप्त विलयन कहलाएगा। दोस्तों अति संतृप्त विलयन सांद्र विलयन हो जाता है। और दोस्तों जब विलय की मात्रा कम हो जाती है, मतलब कि विलय की मात्रा कम हो जाती है, यानी असंतृप्त विलयन होता है, वो बहुत ही तन्नु हो जाता है। कैसा हो जाता है, तन्नु हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि सापेक्ष आर्द्रता तो संतृप्त वायु की तुलना में ली जाती है, मतलब कि वायु कैसी होनी चाहिए, संतृप्त, यानी कि वायुमंडल के अंदर उतनी ही जलवाष्प घुली हुई है जितनी की वायुमंडल की क्षमता है, तो ये सापेक्ष आर्द्रता कहलाएगी। यानी कि वायुमंडल से तुलना की जाती है किसकी, आर्द्रता की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, सापेक्ष आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को ग्राम में भी नहीं करते, किलोग्राम में भी नहीं करते, तो प्रतिशत में और अनुपात दोनों में किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अनुपात को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन ये अलग अलग है। अगर दोस्तों यहाँ पर बी और सी के स्थान पर कहीं ऐसा आता है कि सी तथा डी, तो अपन किसको देते वरीयता, इन दोनों में से किसी को देते हैं, यानी सी तथा डी राइट हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों अलग अलग दे रखा है, यानी प्रतिशत भी अलग दे रखा, अनुपात भी। अगर दोस्तों आप ऐसे कहो कि वायुमंडल के अंदर उपस्थित जलवाष्प का कितना प्रतिशत है वायु की तुलना में, तो प्रतिशत कहना भी अच्छा है। अगर आप ऐसे कहें कि वायुमंडल में जलवाष्प तथा वायु का प्रतिशत क्या होता है, तो ये भी सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अनुपात कहना ज़्यादा सार्थक हो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है सी तथा डी अलग अलग दे रखा है, इस कारण से यहाँ पर सी तथा डी कहना अच्छा नहीं होगा। अगर दोस्तों कहीं ऑप्शन में ऐसा होता, कहीं मान लेते किलोग्राम के स्थान पे होता सी तथा डी दोनों, तब इसको अपन टिक करके आते। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर प्रतिशत और अनुपात दोनों अलग अलग दे रहा होता, तो अनुपात को ज्यादा वरीयता देंगे। सो अनुपात ज्यादा ठीक होगा। आर्द्रता का व्याख्या देख लेते हैं। आर्द्रता का अर्थ है वायु में जलवाष्प की उपस्थिति। परम आर्द्रता किसी इकाई आयतन में मौजूद जलवाष्प की सापेक्ष आर्द्रता संतृप्त वायु की तुलना में ली जाती है, परंतु इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। परंतु परिभाषा के आधार पर अनुपात ही सही उत्तर होगा, चूंकि सामान्यतः इसे प्रतिशत में ही मापते हैं, अतः हम सी व डी दोनों उत्तर को मानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, तो आप दो तो टिक कर नहीं सकते, तो आप ज्यादा किसको टिक कर क्या होगे, डी ऑप्शन को टिक करना है ना। अगर ये दोनों किसी ऑप्शन में एक में दे देता है कि सी तथा डी उपयुक्त दोनों है ना, तो क्या करेंगे, वहां पर सी तथा डी को करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, जो कि पहले अपन ने देख लिया था। यहाँ पर दोस्तों मानक बूंदे जल का 1 cc बनाती है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, पहले वाली व्याख्या है। यहाँ पे जो स्मॉग होता है दोस्तों, एक प्रकार का प्रदूषण होता है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रदूषण है या स्मॉग क्या है, तो स्मॉग एक प्रदूषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है अपना एच जेड या आवर्ती का मात्रा है ना। एच जेड यानी हर्ट्ज है ना, एच जेड को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। एच जेड क्या मापने की इकाई है। तो दोस्तों ये एच जेड है, ये ना तो तीव्रता को मापता है, ना वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य को मापता है, ना ही ये तरंगों की स्पष्टता को मापता है। ये आवर्ती का मात्रक होता है। तो आवर्ती चाहे प्रकाश की आवर्ती हो, चाहे ये ध्वनि की आवर्ती हो। सो ये जो हर्ट्ज होता है, एच जेड होता है, ये किसको मापता है, तरंगों की आवर्ती, प्रकाश या जो कोई से भी तरंग हो उनकी आवर्ती को मापने के लिए हर्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे तीव्रता को W पर मीटर में मापा जाता है, आवर्ती की इकाई एच जेड यानी हर्ट्ज होती है, तरंगदैर्घ्यों की इकाई मीटर होती है। यानी दोस्तों जो वेवलेंथ होती है केवल लंबाई होती है, इसको मीटर में माप देते हैं। तरंगों की स्पष्टता कुछ नहीं होता, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। हालांकि ध्वनि की गुणवत्ता है भिन्न आवर्तियों में भेद करने की क्षमता, यानी दोस्तों ध्वनि की जो गुणवत्ता होती है उनकी दोस्तों आयाम और उसकी आवर्ती में जो भेद है, यानी कि उनसे उनकी गुणवत्ता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा अपना, तारों की दूरियों को मापा जाता है। दोस्तों तारों की दूरियों को किस में मापा जाता है। दोस्तों जो तारे होते हैं ना, यानी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरियां, जो बड़ी बड़ी जो खगोलीय दूरियां होती है, उनको जनरली आमतौर पे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वे दूरी होता है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, यानी प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। सो लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो एक प्रकाश वर्ष है, ये किसकी इकाई है, तो ये अंतरिक्ष में दूरियों की इकाई है, खगोलीय दूरियों की लंबाई है, प्रकाश द्वारा यात्रा की गई दूरी है। सो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं ना। तो प्रकाश वर्ष है, ये लंबी दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सी डी बी सी डी ऑप्शन तीनों यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर तीनों ही है, यानी कि या तो आप अंतरिक्ष दूरियों को मापने के लिए कहो, या खगोलीय दूरियों को मापने को कहो, या प्रकाश द्वारा तय की गई, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, ये भी प्रकाश वर्ष होती है। सो सी बी सी डी ऑप्शन तीनों सही है, मतलब आपको ऑप्शन में किसी तीनों में से एक मिल जाएगा। व्याख्या देखते हैं। प्रकाश वर्ष वे दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। तारों और आकाशगंगाओं में दूरी मापने की एक आम इकाई है। इस प्रश्न में अंत के तीनों विकल्प सही है, हालांकि मैं विकल्प भी तुलनात्मक रूप से अधिक ठीक लगा, परंतु यहाँ से आगे ये व्यक्तिगत पसंद है, वास्तव में इसका कोई एक उत्तर सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन
क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में दूरियां, यानी ये सभी दूरियां ये किसमें, अंतरिक्ष में है, तो अंतरिक्ष में दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तीनों ऑप्शन ही सही है, तो आपको अब जब एग्जाम देने जाओगे तो तीनों में से एक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए, जनरली दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अंत में वर्ष लगा हुआ है, तो वे सोचते हैं कि समय का मात्रक है, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? एक प्रकाश वर्ष से किसका माप है? तो ये दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष से दूरी को मापते, ना कि समय को, ना कि वेग को, ना कि चाल को, तो दूरी को मापते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष है दोस्तों। प्रकाश वर्ष के साथ साथ में पारसेक में भी मापा जाता है। पारसेक भी दोस्तों लंबी दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि पारसेक होता है, ये प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक होता है। एक पारसेक के अंदर लगभग तीन प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर होते हैं। एक पारसेक के अंदर लगभग 3 लाइट ईयर होते हैं, है ना, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग कहता हूं ना, लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष से ये दूरी की इकाई होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये बार बार रिपीट कर दिया मैंने, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष से ये दूरी की इकाई होती है। यहाँ पे दोस्तों वही व्याख्या लिख रखी है ना, यहाँ पर दे रखा है कि एक पारसेक ये लगभग 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तारों तथा आकाशगंगों में दूरियों को मापने के लिए आम इकाई है कौन सी? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक माइक्रोन के बराबर। दोस्तों एक माइक्रोन के अंदर तो सी ऑप्शन, यानी कि एक माइक्रोन दोस्तों, एक माइक्रोन होता है ये 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर होता है। यहाँ पे तो माइक्रोन एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है 10 की घात ऋणात्मक 6, अतः एक माइक्रोन का अर्थ है 10 की पावर -6। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक माइक्रोन के बराबर है। दोस्तों एक माइक्रोन है ये किसके बराबर है? तो दोस्तों एक माइक्रोन में कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ, सब किस में दे रखा है? mm, यानी 1 मिलीमीटर में दे रखा है, तो 1 mm में कितना होता है? 10 की पावर -3 मीटर होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप इनकी तुलना करोगे यानी अनुपात निकालोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से ये कटेगा तो कितना? 10 की पावर -3, यानी कि 10 की पावर -3 बचेगा, यानी कि 1 माइक्रोन इज इक्वल हो जाएगा 10 की पावर -3, यानी कि 10 की पावर -3 mm। अगर आप इसको सोल्व करके लिखोगे यानी कि 1/1000 यानी कि 0.0001 है ना, 0.001 यानी कि 3 के बाद में 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, 0.001 mm। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर निकालने का तरीका भी दे रखा है, ये आप कर लीजिए, मैंने इसे बताया ऊपर वैसे के वैसे कर रहा है, यानी कि एक माइक्रोन और एक mm के बीच में तुलना कर देनी है, ठीक है। एक माइक्रोन में 10 की पावर 6 होता है और एक mm में 10 की पावर -3 मीटर होता है। इससे निकालेंगे तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 10 की पावर अगर 3 दे रखा होता यानी 10 की पावर -3 दे रखा था तो ये भी राइट आंसर होगा। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो आप ये लिखो, बात एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। दोस्तों ध्वनि की प्रदूषण की इकाई जैसे कि मैंने पहले बता दिया डेसिबल होता है। डेसिबल को डीबी से लिखते हैं। ध्वनि प्रदूषणता को मापने की इकाई व्याख्या देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक स्वस्थ जीव व्यापन के लिए 50 डेसिबल से कम ध्वनि की सिफारिश करता है, यानी कि 50 डेसिबल से 50 डीबी से अगर ध्वनि है ये ज्यादा हो गई तो वो प्रदूषित ध्वनि अपने कानों के लिए हानिकारक मानी जाती है। इससे अधिक प्रबल ध्वनि को प्रदूषण माना जाता है। वायु प्रदूषण को पीपीएम में मापते हैं। वायु प्रदूषण को पीपीएम में मापते हैं। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। क्या? पार्ट पर मिलियन होता है पीपीएम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पारसेक इसमें से किसके माप की इकाई? दोस्तों मैंने बताया ना पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक है ना तो किसी घनत्व की इकाई, तारों का घनत्व यानी घनत्व नहीं मापते ये, तो ये पारसेक किसकी इकाई? दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई? दूरी। लंबी दूरियों को मापने के लिए, जैसे मैंने प्रकाश वर्ष बताया ना कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी का भी 3 गुना
लगभग 3 गुना पार्ट होता है ये प्रकाश वर्ष, यानी कि जो प्रकाश वर्ष होता है उससे भी 3 गुना बड़ी मात्रक है पर पारसेक, है ना। तो पारसेक है दूरी की, तो ये खगोलीय दूरी को, यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो सूर्यों के बीच में दूरी, गैलेक्सियों के बीच की दूरी, ये पारसेक में मापी जाती है। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, एक पारसेक लगभग 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष एक साल में रोशनी द्वारा तय की गई दूरी होती है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय दूरी की इकाई है? दोस्तों खगोलीय दूरी यानी कि इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, AU से लिखते हैं। निम्नलिखित में से खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। पारसेक है दोस्तों, ये खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई है। यहाँ पे पारसेक उस वर्तीय वक्र की त्रिज्या है जिसकी चाप की लंबाई एक खगोलीय इकाई है ना। पारसेक उस वर्तीय वक्र की त्रिज्या है जिसकी चाप की लंबाई 1 खगोलीय इकाई हो तथा केंद्र पर एक आर्क सेकंड का कोण बनता हो। ये प्रकाश वर्ष से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। यानी कि प्रकाश वर्ष से कितना गुना होता है? 3 गुना, लगभग 3 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? दोस्तों सापेक्ष घनत्व है किसी भी पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात सापेक्ष घनत्व कहलाता है। किसी वस्तु का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात है, ये सापेक्ष घनत्व कहलाता है। और जो पानी का घनत्व लेते हैं ये 4 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और उस समय ये किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व का अनुपात सापेक्ष घनत्व कहलाता है। और दोस्तों इसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि घनत्व ऊपर भी घनत्व आ जाएगा, नीचे भी घनत्व आ जाएगा, घनत्व का मात्रक कट जाएगा, तो इसकी कोई इकाई नहीं बचेगी। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, नोट किसकी माप है? दोस्तों नोट वो नहीं है 100 का 500 का, है ना। तो नोट किसका माप है? तो नोट है ये जहाज की गति को मापता है। नोट किसका मात्रक है? तो जहाज की गति को मापने के लिए नोट का इस्तेमाल किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। जमीनी मील तथा समुद्री मील के माप में अंतर होता है। जो जमीन की जो मील होती है वो समुद्री मील होती है, उनमें अंतर होता है। जब कोई जहाज 1 घंटे में 1 समुद्री मील तय करता है तो उसकी चाल 1 नोट होती है। मतलब कि 1 नोट है ये किसके बराबर होता है? अगर कोई जहाज 1 घंटे में अगर 1 समुद्री मील तय कर लेता है तो उसकी चाल 1 नोट होती है। मतलब 1 समुद्री मील बटा 1 घंटा ये होगा 1 नोट के बराबर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्या एक जहाज की गति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, टेस्ला इकाई है चुंबकीय, यानी दोस्तों टेस्ला होता है ये किसकी इकाई? तो ये चुंबकीय धारा की इकाई है या चुंबकीय प्रेरण की इकाई है या चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेस्ला होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो टेस्ला होती है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। दोस्तों इसकी अन्य इकाई घोष भी होती है जो सीजीएस इकाई, यानी सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक घोष होता है। इसी प्रकार जो चुंबकीय धारा होती है जिसको अपन चुंबकीय फ्लक्स भी बोलते हैं ना, तो चुंबकीय धारा की इकाई वेबर होती है। क्या होती है? चुंबकीय धारा। इसको चुंबकीय, यानी अगर आप 12th में फिजिक्स में पार्ट पढ़े हो तो ये चुंबकीय धारा के स्थान पर आपको चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है और सीजीएस इकाई मैक्सवेल होती है। तो चुंबकीय धारा या चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो वेबर बोल सकते हो और सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल बोल सकते हो। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी इकाई क्या होती है? तो उसकी इकाई होती है टेस्ला, है ना, उसकी इकाई टेस्ला और सीजीएस में घोष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों सहायक चुंबकीय क्षेत्र की इकाई एम्पियर प्रति मीटर भी होता है और दोस्तों यहाँ पर सीजीएस इकाई ओरस्टेड भी है। क्या? ओरस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप जो तार होता है, तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है इसकी खोज किसने की? तो ओरस्टेड ने खोज की थी। किसने खोज की थी? ओरस्टेड ने। तो दोस्तों ओरस्टेड से इसके नाम से ये रखा गया है। दोस्तों जो ओरस्टेड है इन्होंने ही जो चुंबकीय क्षेत्र है किसी धारावाही चालक
तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये खोज ओरस्टेड ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, थर्म किसकी इकाई है? दोस्तों थर्म आपने थर्मोडायनेमिक पढ़ा होगा, तो थर्म से आपको पता चल रहा होगा कि ये ऊष्मा से संबंधित है। सो ये ऊष्मा की इकाई होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, व्याख्या वीडियो लंबा हो जाएगा, सो मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1 नैनोमीटर मीटर के बराबर है। 1 नैनोमीटर दोस्तों, 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होता है। मतलब नैनोमीटर है बहुत ही छोटा मात्रक होता है, जबकि मीटर बहुत बड़ा मात्रक होता है। 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होता है। अगर बात करूं 1 मीटर की, तो 1 मीटर के अंदर 10 की पावर 9 नैनोमीटर हो जाएगा। मतलब कि 1 मीटर के कितने पार्ट करेंगे? 10 की पावर 9 पार्ट करेंगे, उसमें से एक पार्ट 1 नैनोमीटर होगा। मतलब कि नैनोमीटर बहुत ही छोटा मात्रक होता है। सो यहां पर दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर किस 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होगा। तो 10 की घात यहाँ पे -9 कर देना ना, -9, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा क्या कर ले, चेंजेस कर ले, 10 की घात -9 कर लेना ना, 10 की घात क्या कर लेना, -9, यानी कि 1 नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर के बराबर होती है। कितना? 10 की घात -9 मीटर के बराबर होती है। सो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यानी माइनस नहीं लगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्यूरी किसकी इकाई है? दोस्तों मैडम क्यूरी का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट थी दोस्तों। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रेडियम है उसकी खोज की थी। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि इनको 2 क्षेत्रों में, फिजिक्स के क्षेत्र में भी और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। यानी इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है, फिजिक्स के क्षेत्र में भी और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी। सो दोस्तों यहाँ पे क्यूरी है, ये किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई है। किसकी? हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। किन्होंने की थी? तो हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। और दोस्तों क्यूरी है, ये रेडियोधर्मिता की इकाई है। और दोस्तों रेडियम होता है, रेडियम ये एक रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है। इस कारण से दोस्तों इनके नाम पर, मैडम क्यूरी के नाम पर, इसका जो विघटन है इसको बोलते हैं रेडियोधर्मिता। जिसका मात्रक है, जिसकी इकाई है, वो क्या रखा गया है? क्यूरी रखा गया है ना। यहां पे देख ले दोस्तों, व्याख्या में देख लेते हैं अपन एक बार। विकिरण से संबंधी अनेक इकाई, यानी दोस्तों विकिरण से संबंधी अनेक इकाई है। विशिष्ट रेडियोधर्मिता की इकाई बेक्यूरेल होती है, क्यूरी, रदरफोर्ड, है ना दोस्तों। ये सब क्या है? इसकी रेडियोधर्मिता की इकाई। क्यूरी भी होती है, रदरफोर्ड भी होती है, बेक्यूरेल भी होती है। हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, इस कारण से इनके नाम में, उनके सम्मान में रखा गया। यहाँ पे दोस्तों विकिरण के प्रति अनावरण की इकाई रोंजन, विकिरण खुराक की इकाई होती है, मानक भी है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि रेडियोधर्मिता की इकाई कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हो गया क्यूरी हो जाएगी, रदरफोर्ड हो जाएगी, हेनरी जो बेक्यूरेल के सम्मान में बेक्यूरेल हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों जो क्यूरी है किसकी इकाई है? तो ये क्यूरी है, ये आपके रेडियोधर्मिता की इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्यूरी की इकाई है, क्यूरी एक इकाई। दोस्तों क्यूरी है, ये रेडियोधर्मिता की इकाई, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर व्याख्या है वो पहले वाली दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, फेराड किसकी इकाई? दोस्तों फेराड है, ये किसकी इकाई है? तो फेराड है, ये धारिता की इकाई है। फेराड है, ये धारिता की इकाई है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। धारिता की इकाई फेराड है ना। प्रेरण की इकाई हेनरी है। दोस्तों प्रेरण होता है, इंडक्शन होता है, इसकी इकाई हेनरी होती है। जबकि दोस्तों जो फेराड है, ये धारिता की इकाई होती है। यहाँ पे दोस्तों प्रतिरोध की इकाई, यानी कि जो प्रतिरोध होता है इसकी इकाई ओम होती है। और जो चालकत्व की इकाई है ये मोहम होती है। इसको क्या बोलते हैं? मोहम या ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को मोहम भी बोल सकते हैं। 1/R होती है चालकता। अगर आपको दोस्तों प्रतिरोध दे रखा है तो आप उसकी चालकत्व या जो चालकत्व है वो निकाल सकते हैं। यानी इसका जस्ट व्युत्क्रम करना है या उल्टा करना है। यानी कि अगर किसी का प्रतिरोध 2 ओम दे रखा है, कितना? 2 ओम दे रखा है, तो इसका चालकत्व कितना हो जाएगा? 0.5 मोहम, यानी ओम इनवर्स। यानी कि क्या करना? 1/2 कर देना, इसका उल्टा व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो जाएगा धारिता। तो फेराड है, ये किसकी इकाई है? धारिता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है,
क्वेश्चन नंबर 40 है, दीप्त उत्सर्जन की एसआई इकाई है। दोस्तों सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का जो यूनिट का सिस्टम है, इसमें दीप्त उत्सर्जन की इकाई कौन सी होती है, तो लक्स होती है। दीप्त उत्सर्जन की इकाई लक्स होती है। यहाँ पर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 इकाई दे रखी है। दीप्त तीव्रता की इकाई कैंडला होती है। दोस्तों दीप्त तीव्रता है, ये एक मानक राशि है, जिसका मानक मात्रक क्या है, कैंडेला। यहाँ पे तो दीप्त उत्सर्जन की इकाई लक्स होती है। दीप्त उत्सर्जन की इकाई लक्स होती है। और दीप्त ऊर्जा की इकाई दोस्तों ल्यूमेन सेकेंड होती है। और दीप्त शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटा समय, है ना। ऊर्जा 6 की दर को तो शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप ल्यूमेन सेकंड के अंदर सेकंड का भाग दे दोगे, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो ल्यूमेन बच जाएगा। तो ल्यूमेन शक्ति, जो दीप्त शक्ति है वो ल्यूमेन होती है। और दीप्त ऊर्जा है ये ल्यूमेन सेकंड होती है। और दीप्त उत्सर्जन की दर है ये लक्स होती है। और दीप्त तीव्रता की इकाई कैंडला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अपना क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई समान है। दोस्तों किसकी इकाई ये समान है। सो दोस्तों कार्य और शक्ति की इकाई समान नहीं हो सकती, क्योंकि ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा की दर होती है। मतलब एक तो जूल होती है, एक जूल सेकंड। तो जूल तो किसका, कार्य का, शक्ति का जूल सेकंड। तो इनकी विमाएं समान नहीं हो सकती। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों टोक और जड़ता का क्षण 6। टोक दोस्तों, टोक नहीं है, टोर है ना, टोर है ना, टोर जिसको बोलते हैं, टोर तथा जड़ता का से तो क्षण है। तो ये भी दोस्तों ये भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है दोस्तों कार्य और टोर्क। कार्य और टोर्क यानी कि दोस्तों कार्य होता है ना, और टोर्क को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं बलागुण। क्या बोलते हैं, बलागुण। तो कार्य और बलागुण की विमा समान होती है। तो कार्य की विमा क्या होती है, मतलब कि कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, मतलब न्यूटन इंटू विस्थापन मतलब मीटर, है ना, न्यूटन मीटर होता है ना, बल इंटू दूरी, ये क्या होता है, कार्य देता है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से टोर्क होता है, जो बलागुण होता है, ये क्या होता है, बल इंटू जो लंबवत दूरी होती है ना, डिस्टेंस, तो ये होता है। तो बल की विमा क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, इंटू डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो दोस्तों इनके दोनों का जो मात्रक है वो समान है। इस कारण से इनकी जो विमाएं हैं, इकाइयां हैं, वो समान होगी। क्या होगी, इन दोनों की इकाइयां न्यूटन मीटर हो जाएगी, यानी न्यूटन इंटू मीटर। अगर दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर की बात करूँ तो इसको जूल भी बोल सकते हैं। वाट इंटू सेकेंड भी दोस्तों जूल होता है। न्यूटन इंटू मीटर भी क्या होता है, जूल होता है। ये क्या देता है, कार्य देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्य और टोर्क की इकाई है ये समान हो जाएगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कार्य की इकाई जूल होती है, जिसको आप न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हैं, या वोट इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं, या जूल भी बोल सकते हैं। और दोस्तों शक्ति की इकाई क्या होती है, तो वाट होती है। बलागुण की इकाई न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन इंटू मीटर होती है, जिसको जूल भी बोल सकते हैं, जो कि कार्य की इकाई के बराबर होती है। और यहाँ पर तो जड़त्व यानी कि जो मोमेंटम, जो जड़त्व होता है, इनर्टी होता है, उसकी इकाई क्या होती है, तो केजी मीटर स्क्वायर, है ना। दोस्तों आई होता है जड़त्व, जिसको बोलते हैं आई, इसका क्या होता है, एम आर स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान इंटू उसके द्रव्यमान केंद्र के बीच में दूरी का स्क्वायर। ये आपने दोस्तों 11th फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि आई बराबर एम आर स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान इंटू उनके बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो एम क्या हो जाएगा, एम का हो जाएगा केजी, और दोस्तों दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर, लंबाई का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा जड़त्व का। कोणीय संवेग का हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दोस्तों यहाँ पर जो मतलब टोर और कोणीय आवर्ती, तो टोर का क्या हो जाएगा, टोर का हो जाएगा न्यूटन मीटर। यहाँ पे दोस्तों कोणीय गति, तो दोस्तों कोणीय गति तथा जूल। यहाँ पे दोस्तों कोणीय गति नहीं होगा, यहाँ पे कोणीय संवेग हो जाएगा, है ना। तो जूल एक ही अर्थ है यहाँ पर दोस्तों, इसका अर्थ एक है ना, न्यूटन मीटर बोलो या जूल बोलो। मैंने कहा ना आपको कि न्यूटन मीटर बोलो या जूल बोलो, बात है, यानी न्यूटन मीटर बोलो तो भी जूल होगा, वोट सेकंड बोलो तो भी ये क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है अपना प्लांक की स्थिरांक की इकाई। प्लांक स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो प्लांक स्थिरांक की इकाई होती है जूल सेकंड, जैसे कि मैंने बताया। प्लांक ई बराबर होता है एच न्यू। इससे आप दोस्तों एच की वैल्यू निकालोगे तो ई बटा न्यू। इससे दोस्तों जो प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 मान लीजिए 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। किसकी, प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है। दोस्तों कांस्टेंट राशि होती है ना, तो प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकंड, है ना, और इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये आइंस्टीन वाली जो प्लांक वाले समीकरण है, ई बराबर एच न्यू, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली समीकरण
समीकरण, उससे इसका जो जूल सेकंड है ये आप निकाल सकते हैं, यानी कि ऊर्जा का वैल्यू और सेकंड, ऊर्जा का जूल होता है और दोस्तों आवर्ती का क्या होता है बट्टा सेकंड इनवर्स, अगर सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो जूल सेकंड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, शोर मापा जाता है। दोस्तों शोर किससे मापा जाता है? शोर को डेसिबल में मापते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शोर को डीबी में मापते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? दोस्तों 1 किलोवाट घंटा है, 1 kWh, ये किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये ऊर्जा की इकाई है। अगर दोस्तों आपसे पूछे 1 किलो डब्ल्यू 1 kW किसकी इकाई है, तो ये शक्ति की इकाई हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो टाइम है, अगर दोस्तों टाइम से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, यानी कि ऊर्जा बट्टा समय, ये क्या हो जाता? शक्ति हो जाता, तो ये शक्ति की इकाई हो जाती, यानी कि 1 kWh है, जिसको अपन जनरल आम भाषा में यूनिट बोलते हैं कि अपने घर में कितने यूनिट आए। अगर दोस्तों इसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो एच से एच कट जाएगा, तो ये किसकी बच जाएगी? यानी कि कार्य बट्टा समय, ये क्या होता है? शक्ति होता है। तो यहाँ पर ऊपर वाला तो किसका है? ऊर्जा का है। अगर दोस्तों एच नहीं आता तो शक्ति का हो जाता, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऊर्जा अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 kWh है, ये ऊर्जा का इकाई होता है। दोस्तों को आप कॉमर्शियल इकाई भी बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि किलोवाट, किलो का अर्थ है कितना? 1000, वाट का अर्थ है जूल प्रति सेकंड, है ना, जूल प्रति सेकंड। अगर दोस्तों जूल किसकी इकाई है, तो जूल किसकी इकाई है? तो जूल किसकी इकाई है? तो जूल है ये कार्य या ऊर्जा की इकाई है, और जूल प्रति सेकंड है ये शक्ति की इकाई होती है, और घंटे का अर्थ है 3600 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, घंटा, किलोवाट घंटा की इकाई है। तो किलोवाट घंटा है ना, किलोवाट घंटा की इकाई है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई हो चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है अपना, चुंबकीय धारा की इकाई है। दोस्तों चुंबकीय धारा की एसआई इकाई है चुंबकीय धारा। दोस्तों चुंबकीय धारा को क्या बोलते हैं अपन? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। फिजिक्स में क्या, अपने जो 12th क्लास का चैप्टर है उसमें क्या कहा गया? चुंबकीय धारा को चुंबकीय फ्लक्स कहा गया। तो ये इसकी इकाई होती है वेबर। तो टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है, और गॉस है ये इसकी सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इकाई होती है, जबकि चुंबकीय धारा या चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, जो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है। और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की इकाई एम्पियर प्रति मीटर भी होता है, और दोस्तों ये है ओरस्टेड भी होता है, यानी कि एक तार के अंदर जो चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र जो कंडक्ट होता है, जो उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो ये ओरस्टेड ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 अपना, निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि के जोड़े समान आयाम के हैं? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि के जोड़े समान आयाम के हैं, है ना, उनका आयाम समान। तो बल और शक्ति, बल और शक्ति, कार्य और शक्ति, कार्य और ऊर्जा। दोस्तों कार्य और ऊर्जा मतलब कार्य होता है, कार्य एक ऊर्जा का ही तो रूप है, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, मतलब कार्य क्या, एक तरह की ऊर्जा ही तो है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का जो भौतिक राशि है, इनके आयाम, मतलब आयाम का अर्थ होता है विमा, है ना, आयाम का अर्थ क्या? विमा, इनकी विमाएं समान होती है कार्य और ऊर्जा की। सो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बल की विमा दे रखी है यहाँ पे m1 L1 टी की -2, शक्ति की दे रखी है m1 L2 टी की -3, यानी कि कार्य बटा समय, ये किसकी हो जाएगी? शक्ति की हो जाएगी। कार्य की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है, बल की विमा होती है, इनको अपन क्या कर देंगे? मतलब मीटर से गुणा कर देंगे, यानी दूरी से गुणा कर देंगे, तो कार्य आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप एक दूसरे से लिंक करके सभी विमाओं को निकाल सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ऊर्जा की विमा होती है m1 L2 टी की मान, यानी बल की क्या होती है? m1 L1, यहाँ पे दोस्तों बल की दे रखी है, मान लेते हैं यहाँ पे बल की दे रखी है, तो कार्य के निकालना, तो बल इंटू क्या होता है? बल इंटू दूरी होता है ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की L1 हो जाएगी। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो m1 L2 टी की -2, इस तरह से आप सभी विमाओं को अपने एक दूसरे से लिंक करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, आयाम, यानी आयाम मतलब विमा, है ना, आयाम ml टी की -2 किससे मेल खाती है? m1 L1 टी की -2 आपको पता होगा, ये तो बल की विमा है ना,
तो बल की विमा हो जाएगी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कार्य की विमा क्या होती है, तो बल को अपन L1 से, यानी बल की जो विमा आएगी ना, बल की विमा को L1 से आप गुणा कर दोगे, यानी कि M1 L2 T की -2 इस तरह से हो जाएगी। त्वरण की विमा क्या होती है, तो त्वरण की विमा, तो सॉरी दोस्तों, त्वरण की विमा क्या होती है, F बराबर क्या होता है, ma होता है ना। अगर आप m मतलब द्रव्यमान को अपन क्या कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, तो यहां से काट देंगे, यहाँ पर त्वरण की जगह यानी जो बल की विमा है उसमें मीटर यानी L का भाग दे देंगे। जो बल की विमा है इसमें क्या करेंगे, L1 का भाग दे देंगे, तो क्या बचेगा, त्वरण की विमा आ जाएगी। सॉरी M1 का भाग दे देंगे ना, द्रव्यमान निकाल रहे हैं ना, द्रव्यमान की भाग दे देंगे, तो द्रव्यमान यहाँ से 0 हो जाएगा, तब ये त्वरण की विमा यानी M0 L1 T की -2 बच जाएगी। वेग की विमा आपको दे रखी है M0 L1, यानी वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मतलब ऊपर तो क्या दूरी है ना L1 है ना, नीचे क्या सेकंड मतलब टाइम है ना, तो यहाँ पर टाइम ऊपर जाएगा तो L1 T की -1 है ना, यहाँ पर M तो 0 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इस यहाँ पर हो जाएगा M0 L1 T की -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसका आयाम आवेग के समान है। निम्नलिखित में से किसका आयाम, आयाम मतलब विमा, आवेग आवेग के समान है। तो संवेग का जो विमा होता है वो आवेग यानी कि जो मोमेंटम की जो क्या होती है, जो विमा होती है वो इम्पल्स की विमा के समान होती है। आवेग को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। दोस्तों वैसे अगर बात करूं कि आवेग होता क्या है, तो संवेग में एक क्षण टाइम के लिए जो परिवर्तन होता है ना, डेल्टा पी जिसको बोलते हैं, डेल्टा पी संवेग ही होता है एक तरह का। एक क्षण समय के लिए संवेग को आवेग बोलते हैं, एक छोटे से समय अंतराल के लिए इस संवेग को ही आवेग कहा जाता है। सो आवेग और संवेग की विमा क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर दोस्तों बाकी की विमाएं दे रखी है, आवेग की दे रखी है, आयतन की दे रखी है ना, यहाँ पे संवेग की दे रखी है, बलागुण की दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल होता है ना, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, ये दोस्तों कौन सा नियम है, संवेग में परिवर्तन की दर, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उन पर आरोपित बाहरी बल के समानुपाती होती है। तो दोस्तों संवेग में परिवर्तन की दर मतलब बल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अपना क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, आयामी फॉर्मूला M L-1 T-2 किस से मेल खाता है। आयामी फॉर्मूला किससे मेल खाता है, तो ये किसकी विमा है, तो ये विमा है प्रत्यास्थता का मापांक। तो प्रत्यास्थता का मापांक है ये, इसकी विमा क्या होती है, तो M L-1 T-2 से अपन इसको निकाल सकते हैं। यानी दोस्तों तो प्रत्यास्थता होती है, इसकी जो विमा होती है ये होती है ना M1 L-1 T-2। श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है, तो M1 L-1 T-1, ये श्यानता गुणांक। बलागुण की M1 L2 T की -2। जोर या जो पलवन दोस्तों एक तरह का बल होता है, यानी कि जो पलवन बल क्या होता है, जब आप तैरते हो तब काम करता है, आपको जो ऊपर की ओर जो उत्प्लावकता प्रदान करता है ये पलवन बल होता है। जो पलवन मतलब पलवन का अर्थ है तैरना, तो तैरने के काम आता है, वो क्या होता है, पलवन बल होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं कि प्रत्यास्थता को मापांक, तो प्रत्यास्थता का मापांक एक तरह का क्या होता है, तो प्रत्यास्थता है ये मतलब कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। इसको ऐसे समझिए कि यानी कि F/m² एक तरह से है ना, तो इसका हो जाए M1 L1 T की -2 अपॉन L2। तो यहाँ से L2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा M1 L-1 T-2। तो दोस्तों ये क्या होता है, प्रत्यास्थता एक तरह का दाब भी मान सकते हैं ना। तो प्रत्यास्थता का मापांक ये किसकी, इसकी विमा क्या हो जाएगी, M L-1 T-2 ये हो जाएगी। सो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों आज थोड़ा गला खराब है, सो 51 है ना। क्वेश्चन नंबर 51, प्लांक के स्थिरांक का आयाम किसके आयाम के समान है। प्लांक के स्थिरांक, तो प्लांक स्थिरांक होता है, इसका आयाम यानी इसकी विमा किसके समान होती है। दोस्तों ऊर्जा है, ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। रेखीय गति, दोस्तों गति का होता है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर दोस्तों कोणीय गति, दोस्तों कोणीय गति, यहाँ पे कोणीय गति नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है आपके कोणीय गति सॉरी दोस्तों यहाँ पे कोणीय संवेग कर लीजिए ना, कोणीय संवेग है ना, कोणीय गति के स्थान पर कोणीय संवेग कर लीजिए ना, संवेग। कोणीय संवेग की जो विमा होती है वो प्लांक के स्थिरांक के समान होती है। तो प्लांक का जो स्थिरांक होता है इसके समान होती है कोणीय संवेग की, है ना,
कोणीय संवेग। तो कोप्लांक जो होता है इसकी क्या होती है, जूल सेकंड होती है ना, जूल सेकंड होती है, जूल सेकंड होती है। सो दोस्तों इसी प्रकार अगर बात करते हैं अपन कोणीय संवेग की, तो कोणीय संवेग यहाँ पे दे रखा है ना दोस्तों, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग की विमा और दोस्तों प्लांक के स्थिरांक की विमा या प्लांक नियतांक की विमा समान होती है। कोणीय संवेग की दोस्तों संवेग इनटू दूरी है ना, संवेग इनटू दूरी होता है। यहाँ पर दोस्तों संवेग की विमा क्या होती है, m1 टी की -1। अब दोस्तों इसको L1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, m1 L2 टी की -1। यानी कि मतलब कि अगर दोस्तों आप कहीं पर भी कोई भी कोणीय लग जाता है ना, कोणीय लग जाता है, जैसे कोणीय बलागुण, तो बल इंटू दोस्तों बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, यानी बल इंटू दूरी, इससे इसकी विमा, बल की विमा को दूरी से गुणा करते तो बल आगुण हो जाएगा। इसी प्रकार जो कोणीय संवेग है तो संवेग को क्या कर देंगे, इसकी डिस्टेंस से गुणा कर देंगे तो ये कोणीय संवेग आ जाएगा। मतलब संवेग की m1 L1 टी की -2 होती है, अगर इसको L1 से गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप देखोगे तो प्लांक स्थिरांक की विमा है ये कोणीय संवेग की विमा के समान हो जाएगी, कोणीय संवेग की विमा के समान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सार्वभौमिक गुरुत्वीय स्थिरांक की आयामी सूत्र है, यानी सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक है उसकी, यानी कि F बराबर होता है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों आपने ये सूत्र पढ़ा होगा कि F बराबर होता है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण यानी दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल। तो दोस्तों इससे जो G होता है ये चंद्रमा पे जाओ, बृहस्पति पे जाओ, पृथ्वी पर रहो, कहीं पर भी जाओ बदलता नहीं है, यानी कि सार्वत्रिक है, सार्वभौमिक है, कहीं पर भी जो बदलेगा नहीं, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना। तो ये कहीं भी, लेकिन जो छोटा वाला G होता है इसका पृथ्वी पर वैल्यू 9.8 होता है, और चंद्रमा पर जाओगे, बृहस्पति पर जाओगे तो इनका वैल्यू है बदलता रहेगा, किसका, छोटे वाला G का, लेकिन बड़े वाले का नहीं बदलता। तो दोस्तों इसकी अपन को निकालनी है विमा, तो इसके निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर F बराबर Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ऐसे करोगे तो दोस्तों m1 m2 को तो यहाँ पर नीचे भेज दोगे, आर स्क्वायर ऊपर भेज दोगे, तो मतलब कि F क्या बनेगा, G बराबर क्या बन जाएगा अपने पास में, G बराबर बनेगा F इंटू m1 m2 अपॉन, सॉरी m1 m2 नहीं आएगा, F G बराबर बन जाएगा अपने पास F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ऐसा ही बनेगा दोस्तों। यहाँ पे नीचे जैसे दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर F की विमा रखोगे, यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर रख दोगे, यहाँ पे m1 m2 मतलब m की पावर 2 रख दोगे, है ना। m क्या, द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब मास, है ना। तो यहाँ से इसको जब इसकी विमा निकालोगे तो क्या आएगा, इसकी विमा निकालोगे तो आएगा m की पावर m-1 m-1 L3 टी की -2, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, यानी F की विमा रखी है, यहाँ पर आर स्क्वायर की विमा रखी है ना, आर स्क्वायर देखो यहाँ पर स्क्वायर रखा हुआ है ना, आर स्क्वायर की, यहाँ पर m1 m2 की दोनों की विमा रख देंगे, यानी छोटा m बड़ा m लिया इसने, तो आप m1 m2 भी ले सकते हो। इस तरह से करेंगे तो इसका जो डी ऑप्शन है ये राइट आंसर आ जाएगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है 53। तनाव को मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों तनाव होता है, तनाव को किस रूप में मापा जाता है, तो तनाव होता है दोस्तों, राशियां होती है, जो भी राशियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है, 3। सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर राशि होती है, सदिश, अदिश राशि, यानी कि दोस्तों एक तो स्केलर होती है जिसको अदिश बोलते हैं ना, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एक होती है तो परदिश क्वांटिटी जिसको टेंसर बोलते हैं ना, टेंसर को परदिश राशि भी बोलते हैं। सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है और परदिश राशि होती है। सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, परदिश को टेंसर बोलते हैं, और दोस्तों जो अदिश राशि होती है उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो तनाव राशि है, ये तनाव कैसी है, तो टेंसर यानी एक परदिश राशि होती है। अगर देखते हैं कुछ टेंसर राशियाँ याद रखने योग्य है, जैसे प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है दोस्तों, प्रतिबल भी क्या होता है दोस्तों, प्रतिबल भी एक परदिश राशि यानी टेंसर होती है। जो अपवर्तनांक, दोस्तों जो दर्पण वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, सॉरी 12th क्लास में ना, अपवर्तनांक वाला चैप्टर, तो अपवर्तनांक वाला चैप्टर है उसमें दोस्तों लेंस वाला चैप्टर, उसमें अपवर्तनांक दे रखा है, ये भी कैसी राशि है, तो ये भी एक परदिश यानी टेंसर राशि है। जड़त्व आघूर्ण है, ये भी एक
टेंसर यानी कि एक परिदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है। दो राशियों को बराबर कहा जाता है, दो राशियों को बराबर कहा जाता है। सो दोस्तों परिणाम और दिशा दोनों समान हो तो दोनों राशियों को क्या कहा जाता है, बराबर कहा जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दो राशियों को बराबर कहा जाता है। दोस्तों दो राशियां ने कहा है, यहाँ पे दो सदिश राशियां का है ना दोस्तों। दो सदिश तभी बराबर होते हैं दोस्तों, जो दो सदिश हैं ये तभी बराबर होते हैं अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसे सदिश हैं, यानी कि ये दो सदिश हैं, क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। इनकी दिशाएं समान नहीं, भले ही ये दोस्तों परिणाम में समान है, इनकी लंबाई यानी कि परिणाम समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, तो सदिश राशियां वो समान नहीं हो सकती। अगर ये अदिश राशियां होती तो इनका परिणाम बराबर होते हैं, ये क्या हो जाती, समान हो जाती। लेकिन ये कैसी है, ये राशियां हैं, ये सदिश राशियां हैं। तो सदिश राशियों के अंदर क्या होता है कि दिशाओं के साथ साथ में उनके परिणाम भी समान, यानी इनके जो परिणाम है, यानी कि इनके जो परिणाम है ये भी समान होना चाहिए, है ना। परिणाम के साथ साथ में इनकी दिशा भी समान होनी चाहिए। दिशा और परिणाम दोनों समान होंगे तभी सदिश राशियां समान होगी। जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके लिए शर्त है कि सदिश के साथ परिणाम भी समान हो जाए और दिशा, यानी कि सदिशों के लिए दोनों अंग समान होने चाहिए, परिणाम और दिशा। यदि दोनों एक समान है वह परिवर्तन होता है तो सदिश परिवर्तित माना जाता है। यदि दोनों में से कोई एक भी परिवर्तित होता है तो ये परिवर्तित मानी जाती है। यानी कि किसी भी सदिशों के समान होने के लिए, इक्वल सदिश होने के लिए क्या शर्त है कि उनका परिणाम भी समान हो, दिशा भी समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। दोस्तों अदिश राशि यानी कि एक जो स्केलर क्वांटिटी है वो कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है। वेग दोस्तों सदिश राशि होती है, बल भी सदिश होता है, कोणीय संवेग भी सदिश राशि है। इस विद्युत स्थितिक क्षमता, जो क्षमता है, स्थितिक क्षमता है, ये क्या अदिश राशि है। यहाँ पर दोस्तों वेग है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। बल भी दोस्तों क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है। कोणीय संवेग है दोस्तों, ये भी क्या होती है, सदिश राशि होती है। सो दोस्तों विद्युत स्थितिक क्षमता ये अदिश राशि होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ सदिश राशियों के उदाहरण है जैसे विस्थापन। यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है, विस्थापन सदिश राशि है लेकिन दूरी अदिश राशि है। इसको समझते हैं दोस्तों। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहे हैं, अगर दोस्तों आप ऐसे गए है ना, ऐसे कहीं से गए मान लेते हैं ना, ऐसे गए आप ऐसे, ठीक है, यहां तक गए, तो दोस्तों यहां से लेकर यहां की जो डिस्टेंस है ये तो आपकी डिस्टेंस होगी। अगर दोस्तों आपको कहूं कि दूरी कौन सी होगी तो दोस्तों दूरी ये होगी, ये दूरी होगी, मतलब कि तय किए गए कुल पथ की लंबाई ये दूरी होगी, ये जो कि अदिश राशि होती है। और दोस्तों जो शॉर्टकट दूरी है ये विस्थापन होता है और ये सदिश राशि होती है। अगर दोस्तों यहाँ पर इस दूरी को लेकर के अपन इसमें समय का भाग देते हैं तो ये चाल आती है। अगर दोस्तों इस विस्थापन को लेकर के अपन टाइम का भाग देते हैं तो वेग आता है। तो चाल होती है, यानी कि इस ये पूरे डिस्टेंस को लेकर के मैं समय का भाग दूं, यानी दूरी बटा समय, ये जैसे चाल आएगा, चाल अदिश राशि होता है। जबकि इसमें मैं अगर समय का भाग दूं, ये शॉर्टकट जो डिस्टेंस है इसके अंदर मैं समय का भाग दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, वेग आएगा, जो कि सदिश राशि होता है। सो विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, संवेग सदिश है, बल सदिश है, कोणीय संवेग सदिश है, कोणीय वेग सदिश है, कोणीय विस्थापन सदिश है, बलागुण सदिश है, धारा घन तो सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। कौन एक सदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश राशि नहीं है इसका मतलब या तो वो परिदिश होगी या फिर अदिश होगी, या तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी या टेंसर क्वांटिटी होगी। सो दोस्तों यहाँ पर चाल होती है, ये अदिश राशि होती है। वेग सदिश होती है, पिछले वाली टेबल भी देखा है अपने 55 नंबर क्वेश्चन में। बलागुण सदिश होती है, विस्थापन सदिश होती है। सो चाल होती है, जो स्पीड होती है, स्पीड है, ये कैसी होती है, ये अदिश राशि होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ सदिश राशियों के उदाहरण जो पिछले वाला एग्जांपल है, इस दोस्तों अगर आप सदिश राशियों को याद कर लोगे तो इसके जो अपोजिट है वो अदिश राशियां हो जाएगी। यानी कि दोस्तों जिनमें दिशा और परिणाम में अगर दोनों में से कोई एक एब्सेंट है, यानी कि जो सदिश राशियों के लिए दिशा और परिणाम दोनों है तो सदिश राशियां कहलाती हैं। सो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और उन लोगों के साथ में शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। सो थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर दोस्तों
आपको इसकी पीडीएफ चाहिए बेस्ट क्वालिटी की, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसको जरूर डाउनलोड करिएगा। ये पीडीएफ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एक बार इसको पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिएगा। मैं टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। सो दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल अजीज स्टडी आईक्यू को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू अगेन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे।